नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न मोड सीरीज पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इशू के बारे में। एनवायरमेंटल इशू से आए हुए उन क्वेश्चंस की जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में आते हैं। इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चंस को एक साथ देख लेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। तो ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर यानी एयर्स का ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड एक ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट होता है। हाइड्रोजन साइनाइड एक ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट है जो एयर में टॉक्सिक होता है यानी जहरीला होता है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस या केमिकल लीक से रिलीज हो सकता है। जो इंडस्ट्री होती हैं उनमें जो भी प्रोसेस होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, और ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लीक हो जाते हैं, यानी किसी कारणवश लीक होते हैं और लीक होके रिलीज हो सकता है और हेल्थ के लिए डेंजरस होता है यानी हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर लाइकेंस इंडिकेटर ऑफ। लाइकेंस किसके इंडिकेटर होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन। तो वायु प्रदूषण का ये क्या है? जो लाइकेंस होते हैं ये वायु प्रदूषण का इंडिकेटर का काम करते हैं। और ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी यानी ये क्वेश्चन टीजीटी में भी बना था और पीजीटी में भी बना था। यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, जीआईसी में भी बना हुआ है क्वेश्चन। लाइकेंस एयर पोल्यूशन के सेंसिटिव इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं? ये सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं विकाज। ये क्लीन एयर में ग्रो करते हैं क्योंकि ये केवल जब वायु जो होती है वो स्वच्छ होती है यानी बिल्कुल क्लीन होती है, साफ होती है, तो उसमें ही अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। SO2 जैसे पॉल्यूटेंट की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। जब एनवायरनमेंट में SO2 की मात्रा है बढ़ जाती है, इस कारण ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एयर पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बायो इंडिकेटर फॉर SO2 पॉल्यूशन। तो SO2 पॉल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर का काम कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लाइकेंस। लाइकेंस SO2 पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति वेरी सेंसिटिव होते हैं। जो लाइकेंस होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के प्रति वेरी सेंसिटिव होते हैं। हाई SO2 लेवल्स में लाइकेंस मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एयर पॉल्यूटेंट गैसेस काज एसिड रेन। तो कौन सा एयर पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं, कौन सी एयर पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं जो एसिड रेन का कारण बनती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2 NO3। तो SO2 और NO3 जो हैं वो एसिड रेन का कारण बनती हैं। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में आया था, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में भी आया है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 और टीजीटी बायोलॉजी 2013 में भी आया था। SO2 जिसे सल्फर डाइऑक्साइड और NO3 जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, एसिड रेन का कारण बनते हैं। ये गैसेस पानी के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, एनवायरनमेंट में जब इन गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है तब बारिश के टाइम, जो बारिश का समय होता है, बारिश के टाइम ये गैसेस जो गैसेस होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और रिएक्ट करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं।
तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, इसी कारण जो धरातल पे पानी आता है यानी बारिश का पानी आता है तो उसके साथ ही एसिड भी आ जाता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को एसिड रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल काज ऑफ एसिड रेन। व्हाट इज द प्रिंसिपल काज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का प्रिंसिपल कारण क्या हो सकता है, मुख्य कारण क्या हो सकता है। इसका आंसर है हाई SO2 लेवल इन एटमॉस्फेयर। तो SO2 लेवल जो होता है एटमॉस्फेयर में, SO2 का लेवल हाई हो जाता है। हाई SO2 लेवल्स एटमॉस्फेयर में एसिड रेन का मेन काज है। SO2 पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो रेन के साथ गिरता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पास्ट 150 ईयर्स the carbon dioxide contained in our atmosphere has increased approximately between। during the past 150 years मतलब 150 साल से पहले की बात है, तो उससे यानी 150 साल से पहले की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो इंक्रीज हुआ है। अप्रोक्सीमेटली बिटवीन, तो लगभग तब से लेकर अब तक कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 270 to 340 ppm। 270 से 340 ppm तक इंक्रीजमेंट हुआ है। पास्ट 150 ईयर्स में मतलब 150 साल से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन एटमॉस्फेयर में 270 से 340 ppm तक इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण। यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो हैं वो भी बढ़ी हैं और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनके जलने से, उनके बर्निंग होने से भी जो इसकी मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the most hazardous metal pollutant of automobile exhausted। तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें से एक मेटल पॉल्यूटेंट निकलता है, तो वह कौन सा है। तो मोस्ट हैजार्डस कौन सा मेटल पॉल्यूटेंट है जो ऑटोमोबाइल से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। जो लेड है जिसे पीबी भी कहते हैं यानी शीशा भी कहते हैं। लेड यानी पीबी ऑटोमोबाइल्स एक्साउटेड का मोस्ट हैजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट है, क्योंकि ये टॉक्सिक है। जो पीबी होता है वो कैसा, वह टॉक्सिक यानी जहरीला होता है और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एयर पॉल्यूटिंग गैस इज इमिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रिफाइनरीज और पल्प मिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। SO2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। SO2 जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, मेनली रिफाइनरीज और पल्प मिल से इमिट होता है। यह एयर पोल्यूशन और एसिड रेन का मेजर कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल टू मैन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार या क्यों हार्मफुल होती है, हानिकारक क्यों होती है। इसका आंसर हो जाएगा विद हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यानी हीमोग्लोबिन के साथ इसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ हायर एफिनिटी पाई जाती है, यानी उसके साथ रिएक्शन करने की हायर एफिनिटी पाई जाती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तुलना में इसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द
SO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04%। 0.04%। एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन यानी उसकी जो मात्रा है अबाउट 0.04% है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेजर रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में जो एक्सेसिव डिस्चार्ज करते हैं और फर्टिलाइजर, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जो फर्टिलाइजर को हम वाटर बॉडीज में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज कर देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, जो यूट्रोफिकेशन होता है ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्सेसिव फर्टिलाइजर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज होने से यूट्रोफिकेशन होता है, जिसमें एल्गी ओवरग्रोथ से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि उस वाटर में एल्गी की ग्रोथ अधिक हो जाती है और वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर काज मेथेमोग्लोबिनेमिया। मेथेमोग्लोबिनेमिया, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में हाई लेवल में होने से मेथेमोग्लोबिनेमिया यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो नाइट्रेट की अगर मात्रा वाटर में अधिक हो जाए तो मेथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। तो चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज BOD स्टैंड फॉर। तो BOD स्टैंड करती है, इसका आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो B से हो जाएगा बायोकेमिकल, O से हो जाएगा ऑक्सीजन और D से हो जाएगा डिमांड। BOD का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये वाटर में ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को मेजर करता है, यानी जो वाटर है उनमें ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस को मेजर करने के लिए BOD को किया जाता है बाय चेकिंग ऑक्सीजन कंजप्शन बाय माइक्रोब्स। तो ऑक्सीजन के कंजप्शंस को माइक्रोब के द्वारा चेक किया जाता है कि उनका कंजप्शन किस प्रकार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन काज ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेस। तो यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण, जो मेन काज क्या होता है, और वाटर बॉडी लीडिंग टू, जो लीड करता है, मतलब यूट्रोफिकेशन जब हो जाता है तब फिशेस जो होती हैं वो किल हो जाती हैं यानी मर जाती हैं। तो इसका आंसर है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर जहाँ यूट्रोफिकेशन हो जाता है वहाँ ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं रहती। यूट्रोफिकेशन में एल्गी ब्लूम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। जो एल्गी के ब्लूम होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, जिससे वाटर में ऑक्सीजन अनअवेलेबल हो जाता है, यानी उस वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहती, क्योंकि वो ऑक्सीजन एल्गी ब्लूम के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है और फिशेस मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट काजेज यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन का क्या कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, क्योंकि वाटर बॉडीज में हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट अधिक हो जाता है, जिस कारण यूट्रोफिकेशन बन जाता है या हो जाता है। हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर से, जब वाटर में या वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन की और फास्फोरस की जैसे फर्टिलाइजर की मात्रा अधिक हो जाती है, वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन काज करते हैं। ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर होते हैं ये वाटर बॉडीज में
यूट्रोफिकेशन कार्य करते हैं। बाय प्रमोटिंग एल्गी ग्रोथ, और जो फर्टिलाइजर होते हैं ये वाटर में एल्गी की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं यानी प्रमोट करते हैं। और वे जो इनकी एल्गी की ब्लूम्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिस कारण उस वाटर की ऑक्सीजन कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच विल डेमोन्स्ट्रेट सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्ट ऑफ एंट अमीबा। तो क्या है, क्या डिमोन्स्ट्रेट करेगा कि सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर में सीवेज का इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका आंसर है सिस्ट ऑफ एंट अमीबा। एंट अमीबा के जो सिस्ट हैं उनके द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि इस वाटर में सीवेज का इन्फेक्शन हुआ है। सीवेज इन्फेक्शन वाटर में एंट अमीबा के सिस्ट की प्रेजेंस से डिटेक्ट होता है, यानी जो वाटर होता है उसमें हम एंट अमीबा के सिस्ट की प्रेजेंस को मतलब प्रेजेंस का पता लगाते हैं, उनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं, जिससे मालूम चल जाता है कि ये सीवेज इन्फेक्टेड वाटर है। ये वाटर बोर्न डिजीज है, जो ये क्या है, ये वाटर बोर्न डिजीज है जैसे अमीबियासिस का इंडिकेटर। यदि अमीबियासिस हो जाए तब क्या है, वाटर के द्वारा उत्पन्न रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, इसका आंसर है म्यूनिसिपल सीवेज। जो म्यूनिसिपल सीवेज होता है तो वो क्या है, उसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। म्यूनिसिपल सीवेज एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये नेचुरली डिकम्पोज हो सकता है, यानी ये नेचर के द्वारा ही डिकम्पोज हो सकता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज जो होता है वो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाता है। डोमेस्टिक सीवेज डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये बैक्टीरिया द्वारा ब्रेक डाउन हो जाता है। जो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा क्या है, ब्रेक डाउन टूट जाते हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अनलाइक नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जैसे प्लास्टिक। लेकिन प्लास्टिक ऐसा नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद कैडमियम पॉल्यूशन। तो कौन सा डिजीज कैडमियम पॉल्यूशन से एसोसिएटेड होता है। तो ध्यान रखना, कैडमियम पॉल्यूशन। तो इसका आंसर है इटाई इटाई। कैडमियम पॉल्यूशन से इटाई इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम पॉल्यूशन से इटाई इटाई रोग हो जाता है जो बोन्स को वीक करता है। इटाई इटाई जब रोग हो जाता है तो जो हड्डियां होती हैं उन्हें वीक करता है और सेबर पेन काज करता है, यानी कुछ उनमें दर्द भी होता है। मैनली जापान में रिपोर्टेड, और ये मैनली जापान में रिपोर्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वाई हैज डीडीटी बीन बैंड इन मैनी कंट्रीज। तो डीडीटी को बहुत सारी कंट्रीज में बैन क्यों कर दिया गया। इसका आंसर है हाई डिग्री ऑफ परसिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर, यानी ये लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बनी रहती है। डीडीटी को मैनी कंट्रीज में बैन किया गया क्योंकि ये एनवायरनमेंट में लॉन्ग समय तक परसिस्ट करता है और फूड चेन में अक्यूमुलेट होकर हार्म करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंजरियस टू प्लांट। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं वो प्लांट के लिए इंजरियस क्यों होती हैं। इसका आंसर है काजेज जीन म्यूटेशन, क्योंकि ये जीन म्यूटेशन को कर देती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस प्लांट में जीन म्यूटेशन काज करता है जो डीएनए डैमेज करता है। क्या, डीएनए को डैमेज कर देता है और ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है विच इज ए हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। तो हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट कौन सा है? इसका आंसर है स्ट्रोटियम। स्ट्रोंटियम 90 जो है वो हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट होता है। स्ट्रोंटियम 90 एक हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये बोन्स में अक्यूमुलेट होकर कैंसर जैसे डिजीजेज उत्पन्न करता है। यानी हमारी हड्डियों में अक्यूमुलेट हो जाता है, संग्रहित हो जाता है और उनमें कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कर देता है। अगला क्वेश्चन है विच गैसेस आर एसोसिएटेड विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित होती हैं? इसका आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CFCS और मीथेन यानी CH4। CO2, N2O, CFCS और मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करके यानी हीट को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और यही जो गैसेस होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है? तो इसका मतलब कंट्रीब्यूट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज़्यादा यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट में मोस्ट कंट्रीब्यूशन देता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में अबंडेंट है यानी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, हीट ट्रैप करने की हाई कैपेसिटी रखता है। और जो CO2 होता है ये हीट को ग्रहण करने मतलब उसको ट्रैप करने की इसकी हाई कैपेसिटी होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग प्रेजेंटली। तो वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग SO2 कंसंट्रेशन। क्योंकि SO2 नहीं CO2 क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, इसी के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैनली फॉसिल फ्यूल बर्निंग से यानी जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो उनके जलने से ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है क्योंकि ये हीट को ट्रैप करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ग्रीन हाउस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल क्लाइमेट रेफर टू। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है रिस्पेक्ट टू ग्लोबल क्लाइमेट? इसका आंसर हो जाएगा वार्मिंग इफेक्ट। तो वार्मिंग इफेक्ट जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बन रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट में वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? वार्मिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है बाय ट्रैपिंग हीट फ्रॉम सन यानी ये सन से हीट को ट्रैप करता है जिससे अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है विच गैसेस मेक द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 और CH4 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो ये जो गैसेस हैं तो हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन के तौर पर पाई जाती हैं किसमें? ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पर। CO2 और CH4 ग्रीन हाउस गैसेस में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं ड्यू टू उनकी हाई कंसंट्रेशन और हीट ट्रैपिंग एबिलिटी के कारण। अगला क्वेश्चन है विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज
लिबरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन, मीथेन को छोड़कर, यानी कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन ना हो यानी मीथेन को छोड़कर, इज लिबरेटेड, लिबरेटेड यानी स्वतंत्र होती है, फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड, जो कृषि वाले फील्ड होते हैं उनसे उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं और ये एग्रीकल्चर फील्ड से फर्टिलाइजर्स के यूज से रिलीज होती है। जब फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उसी से ये गैस उत्पन्न होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है। अगला क्वेश्चन है विच vehicular fuel which vehicular fuel is currently accepted as eco-friendly। तो इको फ्रेंडली vehicular फ्यूल को करंटली एक्सेप्ट किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे कहते हैं CNG। CNG इको फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है क्योंकि ये लेस पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, ये पॉल्यूशन की मात्रा को बहुत कम प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू पेट्रोल या डीजल। डीजल और पेट्रोल की तुलना में ये कम पॉल्यूशन फैलाता है। अगला क्वेश्चन है विच केमिकल कंट्रीब्यूट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर एबोव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो ओजोन लेयर पाई जाती है उसके डिस्ट्रक्शन में, उसके क्षरण में कौन सा केमिकल कंट्रीब्यूट करता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFCS भी कहते हैं ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं बाय रिलीजिंग क्लोरीन रेडिकल्स। ये क्लोरीन रेडिकल्स को रिलीज करते हैं जो ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। ये क्लोरीन को रिलीज करते हैं और ओजोन मॉलिक्यूल को ये क्लोरीन जो होते हैं वो ब्रेक यानी तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो मुख्य कारण क्या है ओजोन लेयर के डिप्लेशन का, उसके क्षरण का मुख्य कारण क्या है। इसका आंसर होगा CFCS। CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCS ओजोन लेयर डिप्लेशन का मेजर काज है क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन रिलीज करते हैं। क्या, स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन को रिलीज करते हैं जो ओजोन को डैमेज करता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज ओजोन पेयर इन लार्ज कंसंट्रेशन। तो ओजोन लार्ज कंसंट्रेशन में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। तो अगर हम अर्थ के हिसाब से देखें, तो जो सबसे निचली परत होती है उसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जो लेयर होती है उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। फिर इससे ऊपर मीजोस्फीयर, फिर इससे जो ऊपर होती है उसे कहते हैं थर्मोस्फीयर और सबसे बाहर की तरफ होती है उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो जो ओजोन लेयर होती है वो हाई कंसंट्रेशन में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में लार्ज कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है जहां ये यूवी रेज से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको जो यूवी रेज से बचाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज CFC। तो CFC क्या है। इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फुल फॉर्म मतलब CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये केमिकल्स हैं जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में यूज होते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं और ओजोन लेयर को हार्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज द मेजर काज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो प्रमुख कारण ओजोन के डिप्लेशन का क्या होगा? तो इसका आंसर है एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में सीएफसी यूज होते हैं जो ओजोन लेयर डिप्लेशन का मेजर कारण बनता है बाय रिलीजिंग क्लोरीन, क्योंकि ये जो होते हैं ये क्लोरीन को रिलीज करते हैं और ये क्लोरीन कई ओजोन मॉलिक्यूल को डैमेज कर देता है, ब्रेक कर देता है। अगला क्वेश्चन है विच केमिकल इज बिलीव्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अब देखिए उसी से संबंधित कितने क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव करके पूछे जा रहे हैं। क्लोरीन रेडिकल्स मेनली सीएफसी से ओजोन डिप्लेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग ओजोन मॉलिक्यूल्स इन स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द डैमेज्ड ओजोन लेयर सिचुएटेड। तो डैमेज ओजोन लेयर कहाँ सिचुएटेड होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। डैमेज्ड ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में सिचुएटेड है जहां सीएफसीज और अदर केमिकल्स ओजोन को रिड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ इज O3 प्रोड्यूस इन द ओजोन लेयर। तो O3 किस प्रकार ओजोन लेयर में प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से प्रोड्यूस होती है। ओजोन जिसका फार्मूला O3 होता है स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी रेडिएशन के एक्शन से प्रोड्यूस होता है। एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है उसमें यूवी है उसके रेडिएशन से, उसके एक्शन से ओजोन लेयर प्रोड्यूस होती है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट और रिकम्बाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज O3 ए पॉल्यूटेंट गैस। तो O3 कहाँ पॉल्यूटेंट गैस होगी? तो इसका आंसर है ट्रोपोस्फीयर। यदि ओजोन मॉलिक्यूल यानी O3 स्ट्रेटोस्फीयर से ट्रोपोस्फीयर में आ जाए तो वह पॉल्यूटेंट गैस कहलाएगी। ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पॉल्यूटेंट गैस है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, वाइल स्ट्रेटोस्फीयर में प्रोटेक्टिव है। जब ये अपने स्ट्रेटोस्फीयर में ही रहेगी तो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन यदि वो स्ट्रेटोस्फीयर से ट्रोपोस्फीयर में यानी उससे निचली वाली परत में आ जाए तो हमारे लिए हार्मफुल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन फॉर्म्ड बाई इन एटमॉस्फेयर। इसका आंसर हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिटिल पेरोक्सी रेडिकल्स विद NO2। पैन एटमॉस्फेयर में एसिटिल पेरोक्सी रेडिकल और NO2 के रिएक्शन से बनता है। ये स्मोक का कंपोनेंट है और एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज पार्शली डिकम्पोज लिटर। वेदर पार्शली आर फुली नोन एज। जो पार्शली डिकम्पोज लिटर होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ह्यूमस। पार्शली यानी आंशिक रूप से डिकम्पोज लिटर जैसे लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कहलाता है। यानी यदि जो लिटर होते हैं, लीव्स होती हैं और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, अगर उनका आंशिक रूप से यानी पूरी रूप से नहीं आंशिक रूप से डिकम्पोजिशन होता है तो उसे ह्यूमस कहते हैं। ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है विच पॉल्यूटेंट काज मिनीमाटा डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। तो एम से आप याद रखना, मिनीमाटा जो है वो मरकरी के कारण होता है। मरकरी पॉल्यूशन मिनीमाटा डिजीज काज करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं जो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और जापान में हिस्टोरिकली रिपोर्टेड हुआ। ये कहाँ हिस्टोरिकली रिपोर्टेड हुआ? ये जापान में हिस्टोरिकली रिपोर्टेड किया गया था। अगला क्वेश्चन है
विच पॉल्यूटेंट थ्रेटन्स द ताजमहल। तो कौन सा पॉल्यूटेंट ताजमहल के लिए थ्रेटेंट रहा? इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल को थ्रेटन करता है, यानी उसे डैमेज करता है, क्योंकि ये एसिड रेन बनाता है जो मार्बल्स को कोरोड करता है। जो मार्बल्स हैं, यानी मार्बल्स के जो पत्थर लगे हुए हैं, उन्हें कोरोड कर देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्मोक फॉर्म्ड बाई। तो स्मोक किसके द्वारा फॉर्म होता है, किसके द्वारा बनता है? इसका आंसर है स्मोक एंड फॉग। ठीक है, क्या है? स्मोक और फॉग। तो स्मोक का स्मो ले लिया और फॉग का जी ले लिया, तो उसे कहते हैं स्मोक। जो स्मोक यानी धुआं और फॉग जो होता है, इससे बनता है। स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब दो स्मोक और फॉग मिल जाता है तो स्मोक बनता है, जो एयर पोल्यूटेंट जैसे SO2 और पार्टिकुलेट्स के साथ मिक्स होकर विजिबिलिटी रिड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोजीनस पॉइजन। एक्सोजीनस पॉइजन्स क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है एंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। तो यानी बाहरी एनवायरनमेंट से जो ऑर्गेनिज्म में पॉल्यूटेंट एंटर करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? एक्सोजीनस पॉइजन कहते हैं। जो एनवायरनमेंट से पॉल्यूटेंट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं। एक्सोजीनस पॉइजन वो हैं जो आउटर एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं, जैसे पॉल्यूटेड एयर या वाटर से टॉक्सिक केमिकल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स। तो मेजर पॉल्यूटेंट कौन सा है जो ऑटोमोबाइल से इमिटेड होता है, उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO भी कहते हैं, ऑटोमोबाइल से इमिट होने वाला मेजर पॉल्यूटेंट है जो इनकम्प्लीट कंबस्टन से प्रोड्यूस होता है। यानी पूरी तरह से जो ऑयल होते हैं उनका कंजप्शन नहीं हो पाता है, कंबस्टन नहीं हो पाता है, और हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। अगला क्वेश्चन है इन रोनकियर्स लाइफ फॉर्म व्हाट आर ट्री इंक्लूड इन रोनकियर्स लाइफ फॉर्म्स व्हाट आर ट्रीज इंक्लूड इन। तो ट्रीज को इंक्लूड करेंगे, मतलब इंक्लूड्स करेंगे, तो इसका आंसर है फेनोरोफाइट्स में इंक्लूड करेंगे। रोनकियर्स लाइफ फॉर्म्स में ट्री को फेनोरोफाइट्स कहते हैं। ट्रीज को फेनोरोफाइट्स कहते हैं क्योंकि इनके बर्ड्स ग्राउंड से अबोव होते हैं। जो इनके बर्ड्स होते हैं वो ग्राउंड से ऊपर होते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बिएंट नॉइस स्टैंडर्ड फॉर द रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग डे एंड नाइट रिस्पेक्टिवली। तो क्या है? तो एम्बिएंस नॉइस स्टैंडर्ड फॉर द रेजिडेंशियल एरिया, जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं उसके लिए एम्बिएंस नॉइस स्टैंडर्ड क्या होता है दिन और रात में। तो जब दिन का टाइम होगा तो उसके लिए 55 होता है, यानी 55 डेसिबल होता है, और वहीं नाइट के टाइम जो होता है वो 45 डेसिबल हो जाता है। रेजिडेंशियल एरियाज में एम्बिएंस नॉइस स्टैंडर्ड डे में कितनी 55 डेसिबल्स और नाइट में 45 डेसिबल्स होती है टू इंश्योर पीसफुल एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार मित्रों आज की क्लास में हमने एनवायरमेंटल इशू से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं उन सभी को देख लिया है। ये जो क्वेश्चन है बार बार सभी बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो मेरा आग्रह है आपसे कि आप इनको एक बार अवश्य देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार हम आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। और अभी हम जो हमारी सीरीज चालू है, ये बॉटनी से संबंधित सभी चैप्टर को कवर कर रहे हैं।
और उनसे जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।